जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, आज के क्रम में काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के बीच में सेशन लेकर उपस्थित होना हुआ है और मज़ेदार बात यह है, ये उन विद्यार्थियों के लिए विशेष है जो कि यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष होने वाली है। बाकी और भी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आज का जो सेशन है ये सामान्य हिंदी का सेशन है। आज ही के साथ एक क्रम में अपने सभी साथियों को आप सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा जो भी आपकी भविष्य में भी होने वाली है उसके संबंध में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सब हम लोग एक एक क्रम करके कवर करने का काम करेंगे आने वाले सेशनों में या आने वाले दिनों में। साथियों, आपका दायित्व ये है कि आप लोग सेशन को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक बताइएगा, खास करके उन विद्यार्थियों को भी जो कि यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। दूसरा, उनके लिए भी जो यूपीपी कांस्टेबल के लिए री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए जरूरी होने वाला है आज का सेशन। साथियों, स्टार्ट करते बिना समय बर्बाद किए आज के सेशन को। और ये सेशन साथियों घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक है उसी से लिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। स्टार्ट करते हैं साथियों, पहला प्रश्न यहीं पर, तब तक आप लोग साथियों को बुला लीजिए। साथियों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2017 के विषय में यूपीएसआई हल प्रश्न पत्र 2017 का ये तृतीय पाली का ये प्रश्न पत्र है 2017 का। साथियों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। सामान्य हिंदी का प्रश्न है, लिखा हुआ है। देखिए साथियों, ये सबके लिए हो सकता है प्रश्न, महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, लेकिन हाँ ये है यूपीएसआई के लिए, एसआई के लिए तो मस्ट है। पहला प्रश्न लिखा है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह क्या है? चौथा आश्रम का आपको नाम बनाया, दंड, मोक्ष, संन्यास या फिर क्षत्रिय। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में बचता है आपका संन्यास आश्रम। यही 4 आश्रम बताए गए हैं अपने उपनिषदों में, या फिर आप कहेंगे तो धर्म दर्शन में यही बताए गए हैं। लिखा हुआ है छांदोग्य उपनिषद जो है अपने यहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है कि केवल 3 का उल्लेख है, जबकि चौथा चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद। ये क्वेश्चन आपको जीएस में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान किए रहिएगा। 25 साल तक, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष, यानी मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान करके ये 25-25 की आयु पर ये सारी चीजें निर्धारित की गई हैं। ध्यान करे रहिएगा, केवल 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, जबकि जाबालोपनिषद में पूरा चारों वर्णाश्रमों का उल्लेख दिया गया है। ठीक बात है ना? चारों आश्रमों का उल्लेख दिया है। वर्णाश्रम चारों आश्रम की बात कर रहा है यहाँ पर। अगले में लिखा है साथियों, गद्यांश है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। लिखा है, अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक प्रश्न स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से उपाय कारगर किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। प्रश्न है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? मनोरंजन, रोजगार, गरीबी या फिर जनसंख्या? उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों, यहाँ आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो गद्यांश पढ़ना है, इसका मूल बिंदु आप जानते हैं किस पर है, तो ये मूल बिंदु है जनसंख्या पर। इसी वजह से ये हो जा रहा है आपका डी वाला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यही बात इसमें लिखा है, चूंकि गद्यांश में सारी बातें जनसंख्या के विषय में है तो ये जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रौढ़ का अर्थ बताइए, अपरिपक्व या फिर अनुभवहीन या वयस्क या फिर अशक्त? उत्तर दीजिएगा। प्रौढ़ का अर्थ पूछ रहा है साथियों। प्रौढ़ का अर्थ आप जानते हैं क्या हो जाएगा, यानी वयस्क को ही प्रौढ़ कहा जाता है, वयस्क का ही पर्यायवाची प्रौढ़ भी है। ठीक बात ना? अगले क्वेश्चन पे, यानी प्रौढ़ है तो यही वयस्क, वयोवृद्ध या फिर परिपक्व या फिर प्रधान, यही इसके पर्यायवाची होते हैं। अगले पे आते हैं, लिखा है कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं, यानी उपाय का पर्यायवाची तरकीब, साधन, विलक्षण या फिर युक्ति? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, आप जानते हैं, तरकीब भी उपाय होता है और युक्ति भी है, साधन भी है, जबकि विलक्षण ये आपका है, यानी विलक्षण प्रतिभा, यानी अद्भुत प्रतिभा या अलग प्रतिभा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ लिखा है, उपाय का अर्थ हो जाएगा तरकीब, साधन, युक्ति, प्रणाली या फिर पद्धति, जबकि विलक्षण असाधारण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक बात है ना? जैसे आज विलक्षण प्रतिभा या फिर असाधारण प्रतिभा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है प्रश्न यहाँ,
फिर से वही सारे प्रश्न हैं, फिर आते हैं अगले पे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। लिखा है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, या फिर सैकड़ों लोग मर गए, या फिर चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूछ रहा है कौन सा निश्चित संख्यावाचक नहीं है। ध्यान कीजिए, यहाँ लिखा है 2 मीटर कपड़ा, यहाँ 1 किलो आम, यहाँ लिखा है 50 ग्राम चीनी, जबकि ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है निश्चित संख्यावाचक, यानी अगर पढ़ा संख्यावाचक विशेषण की बात तो 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। यानी जहाँ जहाँ निश्चित संख्या हो वो निश्चित संख्यावाचक, जबकि जहाँ निश्चित संख्या ना हो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। साथियों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा विशेषण के कितने भाग होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइव चैट में भी लिख सकते हैं। पुष्कर का अर्थ बताइए, 6 नंबर प्रश्न है। तो पुष्कर का अर्थ नदी का नाम, मूषक, ट्रेन का नाम या फिर सरोवर। उत्तर दीजिए। पुष्कर का अर्थ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सारे लोग जानते हैं ना तो मूषक है, ना तो नदी है, ना तो ट्रेन है, तो सरोवर यानी तालाब जिसे कहते हैं, इसको पुष्कर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसके विषय में ये हो जा रहा है, ठीक है ना। तो पुष्कर का अर्थ हो रहा है सरोवर के अर्थ में, जबकि मूषक चूहा से प्रयोग होता है, यानी पुष्कर सरोवर या फिर तालाब के रूप में। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है मैंने आम ले लिया, बहुवचन में करना है। मैंने आम ले लिए, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, या फिर हमने आम ले लिया है। उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा? यानी कह रहा है मैंने आम ले लिया है और इसको बहुवचन में, यानी लिया है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, या फिर हमने आम ले लिया। देखिए हमने का कोई विषय ही नहीं है, यानी इसको बहुवचन में बनाना है ना कि मैंने को। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं, यही हो जाएगा इसका बहुवचन। साथियों ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएसआई के एग्जाम में 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान करिए रहेगा, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप तैयारी करें यूपीएसआई की भी। जटिल का अर्थ बताइए, व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या फिर गंदा। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूछ रहा है जटिल का पर्यायवाची क्या होगा। भाई धीरे सीधी सी बात, जटिल मतलब कठिन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी जो पेचीदा चीजें होती हैं उसी को कह देते हैं जटिल प्रश्न, ठीक है ना, यानी पेचीदा। तो इसका हो जाएगा 8 का बी वाला ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन लिखा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। लिखा है मैंने आपसे प्रणाम किया था, या मैं आपको प्रणाम किया हूं, या मैंने आपको प्रणाम किया था, या फिर मैं आपको प्रणाम किया था। उत्तर दीजिएगा क्या सही विकल्प हो जाएगा प्रणाम के विषय में। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों इसके विषय में आप जानिएगा तो सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, मैंने आपको प्रणाम किया था, यही हो जाएगा राइट। साथियों ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई यानी यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था 2017 का पाली 3rd का, उसमें पूछे गए प्रश्न है, इसका मतलब बड़े ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथियों ऐसी ही पूरी सीरीज आपकी रहने वाली है भविष्य में यूपीएसआई एग्जाम के लिए भी। तो अगर आप चाहे कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएसआई के लिए, आप सारे लोग इसको देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं इससे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, पतला, सुख, गड्ढा या फिर ढीठ। उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है आपको, उत्तर दीजिएगा। तो भाई गाढ़ा अगर कोई चीज है तो इसका विलोम हो जाएगा भाई, गाढ़ा का हो जाएगा पतला, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जबकि ढीठ जो होता है इसका अर्थ धृष्ट होता है या निर्लज होता है, और ढीठ का विलोम क्या हो जाएगा? विनीत। जाने रहिएगा अगर पूछे ढीठ का पर्यायवाची तो धृष्ट या फिर निर्लज, लेकिन ढीठ का अगर विलोम पूछ ले तो हो जाएगा विनीत, जबकि गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? पतला। देखिए ये सारे प्रश्न आपको एक बार में ध्यान होते चलेंगे। मैंने कहा एकदम आपका चुपचाप वही पुराना वाला जिम्मेदारी आपकी रहने वाली है, केवल आप देखते चलिए और चीज़ों को सुनते चलिए और आप तैयार करते चलिए आपको, ठीक बात है ना। इसमें आपको एक बार में कई क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। अगला जिंदगी नामा के लेखक, बड़ा आसान क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदगी नामा के लेखक कौन? कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी या फिर कालिदास। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई जिंदगी नामा रचना आप सबको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना हुआ करती है महत्वपूर्ण लेखक की। जिंदगी नामा आपकी कृष्णा सोबती की महत्वपूर्ण रचना है, तो ध्यान करे रहिएगा जिंदगी नामा के विषय में। अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों, ये तो हो गया जिंदगी नामा, यानी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है ये देखिए यहाँ। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती की है। इनकी तमाम सारी रचना मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, दिलो दानिश या फिर समय सरगम, सब गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये कई रचनाएं इनकी याद करें। कृष्णा सोबती इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं आपके लिए हिंदी भाषा के लिए। लिखा है यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डैश 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 के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग क्या किया था।
तो उत्तर होना है निर्माण, स्थापित, जोड़ने पूजा, लांघने ध्यान या फिर पारने रचना। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों आप जानते हैं श्री राम सेतु का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन ये सही है। जबकि शिवलिंग की स्थापना की जाती है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है यही तमाम बातें, निर्माण, स्थापित, यही होगा क्योंकि आप जानते हैं सेतु का हमेशा निर्माण किया जाता है जबकि शिवलिंग की हमेशा स्थापना की जाती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, एक सेकंड भाई, अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपकी, लिखा है मिलजुल जन मन किसकी रचना है। नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, ममता कालिया या फिर मृदुला गर्ग। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। काफ़ी लोग इसको प्रश्न को नहीं बता पाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सारे प्रश्न सरल ही हों तो क्या अर्थ रह जाएगा परीक्षा कठिन या फिर सरल का। तो इसका उत्तर साथियों हो जाएगा मृदुला गर्ग के लिए यही रचनाकार हो रही हैं, मिलजुल मन की रचनाकार हो रही हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, लिखा हुआ है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। राजन, अग्रजा, छात्र या फिर सागर। उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई आप जानते हैं राजन तो होगा नहीं, पुल्लिंग है, छात्र भी नहीं होगा, सागर भी नहीं होगा, जबकि अग्रजा यानी अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई और अग्रजा मतलब होता है बड़ी बहन, तो ये हो जाएगा आपका अग्रजा इसका राइट ऑप्शन। देखिए अग्रजा स्त्रीलिंग है, बाकी सारे आपके क्या हैं पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन पे देखने से ही लग जाता है कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, ये आसान प्रश्न था। अगला, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोरों के पंख सुंदर होता, मोरों के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं या फिर मोर का पंख सुंदर होता है या मोरों के पंख सुंदर होते हैं। उत्तर देना है कौन सा शुद्ध वाक्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई साथी सीधी सीधी बात है, मोर जो है इसके क्या होते हैं पंख, मोर के जो पंख होते हैं वो सुंदर होते हैं, यही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे क्या हो रहे हैं अशुद्ध वाक्य हो रहे हैं। ठीक बात है ना। सारियों साथों में फिर से एक बार बता दूं, ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 की एग्जाम की तृतीय पाली में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका मतलब बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे, ब्रह्मा डैश महेश ये तीनों जगत, फिर डैश करके लिखा है, जगत का संचालन करती हैं। लिखा है विष्णु शक्तियाँ या फिर कृष्ण देवियाँ या फिर शिव भगवान या ऋषि और देवता। भाई ब्रह्मा जी के साथ आप जानते हैं किसका नाम आता है, तो ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी का नाम आता है, और ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों शक्तियां हैं। ठीक बात है ना। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, लिखा हुआ है विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया या फिर परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान दीजिए, लिखा है ललित को 2 बेटियां हैं, इसका मतलब ये गलत। कर्म ही जीवन की कसौटी लिखा है, कसौटी नहीं लिखा है। अगला, डर के मारे चोर दौड़ गया, दौड़ कैसे गया, भाग गया दौड़ गया। और अगला डी वाला है इसका क्या हो जाएगा साथियों, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो 17 का डी वाला ऑप्शन आपका राइट। बहुत बढ़िया साथियों, लगातार बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही तमाम सारी अपडेट्स आप देखते हैं करंट इन शॉर्ट में, स्टैटिक जीके इन शॉर्ट में। दूसरा, जीएस भी पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे घटनाचक्र पूर्वावलोकन का, तमाम सारी जीएस का आपको सीरीज पूरी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार पूछ रहा है। वाचक, उपमेय, साधारण धर्म या फिर उपमान पूछ रहा है। ये पीपर पात, इसमें उपमा अलंकार का कौन सा अंग है पीपर पात। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। साथियों आप सब जानते हैं उपमेय में उपमान की बात यहाँ कर रहा है ना, तो आप जानते हैं है तो ये उपमा अलंकार, लेकिन पूछ रहा है पीपर पात क्या है, तो आप जानिएगा ना तो वाचक है, ना उपमेय है, ना साधारण धर्म, ये क्या है उपमान है। व्याख्या पर आते हैं साथियों, इसके विषय में लिखा है उपमा अलंकार जो है, उपमा जो अलंकार होता है इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म। कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार की, यानी उपमेय जिसकी उपमा दी जाए यानी मन, उपमान जिससे उपमा दी जाए यानी पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, यानी मन के डोलने की तुलना दी गई है पीपल के पत्ते से। वाचक शब्द जो है जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है, यानी सरिस यानी जैसे, साधारण धर्म यानी जिस गुण आदि को लेकर उपमा
दी जाए, यानी डोलने की बात कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका पीपर पात सरिस्मल डोला, तो इसका हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन एकदम से राइट ऑप्शन, और यही साथियों हो जाएगा इसके लिए सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है सीआर का गुण स्वभाव और डैश करके लिखा है, तो सीआर के विषय में, यानी सीआर क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है सीआर की तुलना हम लोग करते हैं धूर्तता से, जबकि और साथ में साथ चालाकी, यानी सीआर का गुण स्वभाव कैसा होता है, धूर्तता और चालाकी है, यही सीआर का गुण है। अगले क्वेश्चन पे देखिए लिखा हुआ है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताना है, कुछ, थोड़ा, लेकिन या फिर परंतु। अगर किंचित है तो किंचित का तत्सम शब्द पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा 1 2, नहीं किंचित चूंकि तत्सम है इसका तद्भव बताना है, उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों 20 नंबर प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा किंचित का कुछ, हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, झूठा सच के लेखक कौन, यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कह रहा है झूठा सच के रचनाकार, साथियों यशपाल जी की ये महत्वपूर्ण रचना है और हिंदी के प्रतिष्ठित कवि रचनाकार माने जाते हैं यशपाल जी, ध्यान करे रहिएगा। इन्हीं की रचना है दिव्या, देशद्रोही, ये दादा कॉमरेड बहुत पूछी है, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, यानी दादा कॉमरेड तो बहुत बार पूछी गई रचना है, ध्यान करे रहिएगा। झूठा सच भी किसकी हो गई, विष्णु प्रभाकर, ये आपकी हो गई यशपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। साथियों आपसे बता दूं, ऐसे ही जैसे व्हाइट बोर्ड पर टीचर जब आपको सॉल्व करवाते हैं तो उसमें भी ये रहता है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको करवाए जाते हैं, उसी क्रम में आपके सामने ये है, मैं उपस्थित हूँ आपको सीधा सीधा बुक लेकर के, आपका बुक समरी भी हो जा रही है। लिखा है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, या फिर तुम इसके दाम देते जाओ। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तुम इसके दाम देते जाओ, इसका उत्तर हो जाएगा भाई तुम इसके दाम। अगर देते जाओ की बात कर रहा है, आप खुद ही समझ लीजिए कि कैसे आपसे सामने वाला दुकानदार बोलता है, कहता है तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक बात है ना, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही। 23 नंबर प्रश्न पे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या हो जाएगा, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिए राम रूपी रतन की बात कर रहे हैं, तो चूंकि राम रूपी रतन की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, तौलना, ऊपर, बादल या फिर समीप। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आप जानते ना तो तौलना है, ना ऊपर है, ना बादल है, क्या है, उपमा में उपमा का उप का अर्थ जो है वो है समीप की बात की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है उपमा अलंकार में उप का जो अर्थ होता है ये समीप से, जबकि माँ का जो अर्थ है वो देखना या फिर तोलना। अतः समान धर्म, गुण या फिर स्वभाव आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की जाती है उसी को कह देते हैं उपमा अलंकार, ध्यान करे रहिएगा, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे, काफूर होना, बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना या कलंकित होना। काफूर होना का क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों 25 नंबर प्रश्न, काफूर होना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भाग जाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, ये मुहावरा था, एक मुहावरा बहुत पूछा जाता है, जरूरी है। रेहन पर रघु किसका लेखक का उपन्यास है, काशीनाथ मिश्र सिंह, गोविंद मिश्रा, मैत्रेयी पुष्पा या फिर दूधनाथ सिंह। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी रेहन पर रघु ये काशीनाथ सिंह की रचना है, ध्यान करे रहिएगा। यहाँ लिखा है रेहन पर रघु नाम का इनका उपन्यास, 2011 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था उपन्यास के लिए, किसको, काशीनाथ सिंह को, इसी वजह से ये जरूरी हो रहा है, ध्यान करें। अपना मोर्चा, काशी का अस्सी, महुआ चरित या फिर उपसंहार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना या फिर लाल और पीला रंग डालना। उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा भाई, सीधी सीधी बात, लाल पीला होना किसी पर, इसका मतलब अत्यधिक बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, यही हो जाएगा लाल पीला, तो 27 का ये वाला ऑप्शन। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तेजस्वी, तपस्वी, हंसनी या फिर परोपकारिणी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग शब्द का कौन सा इसमें
पुरुषवाचक है या पुल्लिंग है, उत्तर देना है। यानी आप जानते हैं अगर पुल्लिंग की बात करेगा तो हंसिनी, तपस्विनी, परोपकारिणी नहीं होगा, जबकि तेजस्वी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है यह वह काम बहुत ढंग से करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य या फिर संभाव्य वर्तमान काल। लिखा है वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीधी सीधी बात देख के ही लग रहा है लिखा है तो इसका मतलब वर्तमान काल है। करता करती करते हैं लिखा है ना, तो वर्तमान काल। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द पूछ रहा है, यानी सुप्त है तो उसका विरुद्ध क्या हो जाएगा, विपरीत। घालक, पौरस्त्य, गर्मी या फिर जागृत पूछ रहा है। सुप्त का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा? भाई सोना होगा तो उसका मतलब जागृत होना चाहिए। यहां पौरस्त्य, गर्मी या फिर जागृत लिखा हुआ है। भाई जाहिर सी बात है, एक शब्द इसमें देख रहे हैं, एक मात्रा देख रहे हैं इसमें, ता पे री वाली, गा पे री वाली मात्रा लिखा है, जबकि जागृत में आपने वर्तनी शुद्धि में जब लिखा था तो ऐसे जागृत को शुद्ध माना जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से साथियों इसका उत्तर जो इसमें दे रहे हैं, इसमें स्टार लगा दिए हैं कि इसके वजह से होगा तो जागृत ही, लेकिन ये वाला जागृत ना होकर के ये वाला जागृत होता तो ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों लिखा है पालक का विलोम घालक, ठंडी का विलोम हो जाएगा गर्मी, पाश्चात्य का हो जाएगा पौरस्त्य। ध्यान करे रहिएगा, या फिर पौर्वात्य। ये एक साथ आपको कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, खाली कहाँ से, ये आपके एक और एक मात्र किससे, इसी वाले सेशन से मिल रहे हैं, ठीक बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, ये लिखा हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के डैश करके लिखा है से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और डैश करके परंपरा रही है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई यहाँ विज्ञान की अगर प्रौद्योगिकी प्राचीन काल की बात की जाए तो यहाँ बात हो रही उपलब्धियों की, और परंपरा कैसी होती है? अनूठी, यानी परंपरा अनूठी होती है और प्राचीन काल की उपलब्धियों की यहाँ बात कर रहा है ना, तो इसका उत्तर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से उक्ति का चयन करना है। लोकोक्ति, मुहावरा, विशेषण या फिर सर्वनाम। भाई जाहिर सी बात है उसको लोकोक्ति कह देते हैं ना, यानी लोक में जो प्रचलित बातें होती हैं, लाइन टू लाइन चीजें, उसी को लोकोक्ति। यानी मुहावरे में आप जानते हैं तो उसका अलग भाव शब्द अलग, मतलब शब्दार्थ अलग तरीके से होता है, वाक्य का अर्थ अलग तरीके से होता है, भाव अलग तरीके, लेकिन लोकोक्ति में सीधा सीधा वही चीजें। अध्यापिकाएं, इसमें कह रहा संधि विच्छेद करना है आपको, तो उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी पूछ रहा है अध्यापिका धन इकाएं या अध्यापिका धन ए या फिर अध्यापिका धन ए या फिर अध्यापिका धन ए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर साथियों बताइएगा, और आप जानिएगा इसका उत्तर साथियों सी वाला ऑप्शन अध्यापिका धन ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम के 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं, हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। लिखा है सही वाक्य चुनना है, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए या फिर 3 नगर का नाम बताइए। उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 3 नगरों के नाम पूछ रहा है आपसे, 3 नगरों के नाम बताइए, तो इसका हो जाएगा, यानी यही वाक्य इसमें सही कर लिख रहा है, यानी 3 नगरों के कितने, यानी नगरों की बात कर रहा है तो कह रहा है 3 नगरों के नाम बताइए, ये वाला हो जाएगा इसमें सही वाक्य। लिखा हुआ है क्या 3 नगरों के नाम बताइए, वाक्य शुद्ध है। क्यों? जब वाक्य में संज्ञा बहुवचन होगी तब ही क्रिया क्या हो जाएगी, बहुवचन होगी। यानी वाक्य में संज्ञा क्या कह रहा है, संज्ञा बहुवचन होगी, संज्ञा बहुवचन होगी, यानी 3 नगरों, तो क्या कह रहा है तब क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन होगी कि नाम बताइए। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर ज्ञानपीठ। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1966 में जयनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए। ध्यान करिएगा यहाँ पर इनकी रचना तमाम सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन। ये सारे नाम रचनाएं हैं जयनेंद्र जी की, साथ ही साथ मुक्तिबोध भी। ठीक है ना। अगला
किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, भूख है, या फिर अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, या फिर बच्चे समझदार हो गए हैं। पूछ रहा है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी प्रविशेषण यानी जो विशेषण की विशेषता बताएं, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, बच्चे समझदार हो गए हैं, यही वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ देखिए, इसमें लिखा हुआ है भूख में विशेषण है, बल्कि थोड़ी। देखिए भूख के पहले थोड़ी लगा हुआ है, सुंदर के पहले बहुत ही लगा है, खट्टे के पहले कुछ ज़्यादा लगा है, जबकि बच्चे समझदार के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है ना। ध्यान करें, प्रविशेषण जो होते हैं विशेषण की विशेषता बताते हैं। लिखा निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। हंगामा, कार्य, चीत्कार या फिर प्रयास। सीधी सीधी बात यहाँ लिखा है, क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यानी प्रयास हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे, बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? शांत, विस्मृत, बोझ या फिर अनुभूति। तो बोध क्या हो जाएगा? यानी बोध के लिए हो जाएगा, अबोध के लिए मुझे लगता है डी वाला ऑप्शन अनुभूति हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। इसके बाद का एक क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार का प्रयोग करना है। प्रश्न अलंकार, विप्सा, यमक या फिर अन्योक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का काली घटा का घमंड घटा में हो जाएगा यमक अलंकार, यानी काली घटा और घमंड घटा, 2 बार घटा का प्रयोग लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ देखिए, यहाँ लिखा है आवृत्ति जहाँ 2 या 2 से अधिक बार होती वहीं पर यमक अलंकार होता है, यानी अर्थ भी अलग अलग हो। तो काली घटा का घमंड, यानी पहली घटा जो है उसका अर्थ है मेघमाला, जबकि दूसरी घटा का अर्थ है कम होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोथा चना बाजे घना। मुहावरे पूछ रहा है, अर्थ का चयन करना है, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने को बजाना या फिर चने रूपी खिलौने से खेलना या फिर बहुत आवाज करना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे आज वाले सेशन से। यूपीएसआई, मैंने कहा आज का यूपीएसआई का जो सेशन स्टार्ट हुआ है, आज में केवल हिंदी था जो सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। साथियों, ये सब सीरीज स्टार्ट हुई है आपकी प्रीवियस ईयर्स की, तो प्रीवियस ईयर पूरा कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। आप साथियों का सहयोग मिले, सभी साथियों को शेयर करिएगा, सूचित करिएगा, बताइएगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।